अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। इसको पढ़ने से पहले आपने कुछ बातें जहन नशीन कर लेनी है कि मैं जो चीज़ पढ़ाऊँगा आपने गौर से सुनना है। अगर आपके पास प्रिंट फॉर्म के अंदर एक्ट मौजूद है तो सबसे बेहतरीन बात है, अगर नहीं है तो स्क्रीन की तरफ तवज्जो करनी है और अच्छे से चीज़ों को नोट कर लेना है और याद करना है। और याद रहे, आखिर में मैं एक छोटा सा क्विज़ भी लूँगा, तो आपने लेक्चर सुनने के बाद जवाब भी देने हैं। देखते हैं कि आप कितने जवाब ठीक दे पाते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तो द पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये असम्बली में कब गया और पास कब हुआ। तो ये असम्बली में जाता है और पास होता है 11 अक्टूबर 2024 को। इसके ऊपर पीछे डिबेट्स वगैरह हुई और इसको असम्बली ने पास कर दिया है 11 अक्टूबर को। ये एमसीक्यूज़ बन सकता है कि कब ये बिल असम्बली ने पास किया। याद रहे, असम्बली ने तो पास किया 11 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद असम्बली जब कोई चीज़ पास कर देती है तो उसको गवर्नर के पास भेजती है। ये सूबे की असम्बली थी, पंजाब असम्बली ने पास किया और गवर्नर पंजाब के पास भेज दिया। तो गवर्नर पंजाब ने इसकी मंजूरी दी, इसको असेंट किया 16 अक्टूबर को, यानी कि 11 अक्टूबर ने असम्बली ने पास किया, पंजाब असम्बली ने, और 16 अक्टूबर को गवर्नर ने इस एक्ट की मंजूरी दे दी। अब जब भी कोई एक्ट मंजूर होता है तो वो ऑफिशियली गैज़ेट के अंदर नोटिफाई होता है। तो इसका नोटिफिकेशन गैज़ेट के अंदर पब्लिकेशन का आ गया जी 17 अक्टूबर को। तो तीन एमसीक्यूज़ यहाँ बन गए कि 11 अक्टूबर 2024 को असम्बली ने पास किया, गवर्नर ने 16 अक्टूबर को इसको असेंट किया यानी कि मंजूर कर दिया, और गैज़ेट के अंदर 17 अक्टूबर को ये आ गया। अब इसका प्रीएम्बल है जी। इसके प्रीएम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश की गई है द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी। वो क्या करेगी, उसका प्रोसीजर ये है कि वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेगी इस एक्ट की और स्पेशल लाज की। अब वो कैसे करेगी, वो करेगी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करेगी जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं अंडर स्पेशल लॉ। ठीक है, स्ट्रीमलाइन कर देगी प्रोसेस को। स्ट्रीमलाइन से मुराद है यानी कि यूनिफाई और सिंप्लीफाई कर देगी, बढ़ा देगी प्रोसेस को, आसान बना देगी। इसके अलावा एक लेड रेगुलेटर आएगा जो रेगुलेटरी एरियाज़ जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, पता ही नहीं लगता किसका दायरे के इख्तियार है नहीं, वहाँ पे ये एक लेड या लीड अथॉरिटी के तौर पर आएगी। ठीक है, इसके अलावा ये इस्टेब्लिशमेंट करेगी इन्फोर्समेंट स्टेशंस को, एथोराइज्ड ऑफिसर्स को, साथ साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन जुडिशियल इन्फोर्समेंट एक्शंस है उसको भी परफॉर्म कर सकती है। ख़ुद से ही ये क्या करेगी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल कर लेगी किसी के ख़िलाफ़, या नॉन जुडिशियल पावर का इख्तियार कर लेगी। तो ये तो इसके प्रीएम्बल में लिखा है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का ही बेहतर काम कर रही है और एफिशिएंट और इफेक्टिव वे के अंदर जो स्पेशल लॉ है, जैसे कि पंजाब रेवेन्यू लॉ हो गया, हमारे पास लैंड रेवेन्यू लॉ हो गया, कॉलोनाइजेशन एक्ट हो गया, या इसके अलावा टेनेंसी एक्ट हो गया, जो कि इसके अलावा जो स्पेशल लॉ है उसको ये क्या करेगी, अच्छे से इम्प्लीमेंट कराएगी। अब हम चैप्टर 1 की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर 1 के अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है उसमें शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट है इसकी। अब देख लेते हैं, जो इसका टाइटल है वो टाइटल सिंपल सा यही है, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। एमसीक्यूज़ में वो पूछ सकता है। दूसरा कि इसका एक्सटेंट कितना है, इसका बाउंड्रीज़ कितनी है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, तो ये होल पंजाब के अंदर अप्लाई होगा। तीसरा ये है कि कब से इसकी कमेंसमेंट शुरू हो जाएगी, यानी कि कब से ये लागू होगा। ये तब से लागू हो जाएगा जब ये ऑफिशियली गैज़ेट के अंदर आ जाएगा, और ऑफिशियली गैज़ेट के अंदर ये कब आया था, 17 अक्टूबर को। इसके बाद दूसरा पोर्शन डेफिनेशंस का है, वो हम स्किप करेंगे क्योंकि साथ साथ पढ़ते ही डेफिनेशनें क्लियर हो जाएंगी। तो चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे, जहाँ पे बताया गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले याद रखना है आपने, एज अ पीरा अथॉरिटी का क़याम आ रहा है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के अंदर अब ये बताया जा रहा है, 3 से लेके 11 सेक्शन तक सिर्फ यही बताया जाएगा कि ये जो पीरा मेन अथॉरिटी होगी ये क्या होगी, कैसे बनेगी, कौन इसको लीड करेगा, उसके क्या फंक्शन होंगे और कैसे उन फंक्शन को परफॉर्म करेगा, अगर वो नहीं होगा तो कौन उसके बिहाफ पे परफॉर्म करेगा, कितने बंदे होंगे, क्या ये कोई कमेटी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्या ये कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं या नहीं। याद रहे, आगे हम डिस्ट्रिक्ट का भी ऐसे ही पढ़ेंगे, तो सेम चीज़ें वहाँ अप्लाई होंगी, बंदे चेंज हो जाएंगे। तो आपने तवज्जो से सुनना है कि मेन जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी है, जहाँ कहीं भी अथॉरिटी का जिक्र आएगा उससे मुराद है पीरा एज अ मेन अथॉरिटी। तो अब तीसरा सेक्शन हम देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। इसके अंदर ये कहता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी
नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, और उसके तहत ये अथॉरिटी आ जाएगी, और उसका नाम आपको पता है, द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। और वो क्या करेगी, जो पर्पज़ है इस एक्ट का उसको कैरी करेगी। दूसरा, अब ये जो अथॉरिटी है ये एज अ बॉडी कॉरपोरेट होगी। बॉडी कॉरपोरेट से मुराद एक लीगल इंटाइटी होगी, ठीक है। और प्रिपेचुअल सक्सेशन होगी, यानी कि अगर इसके कोई बंदे आएंगे जाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए बना दी गई है। अब कोई एक हेड है इसका, कल दूसरा होगा, आज एक वज़ीर आला है कल दूसरा होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इदारा कायम रहेगा, ठीक है। और इसकी एक कॉमन सील होगी, यानी कि इनके पास अपनी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से मोहर होगी, जिसके तहत ये कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी का कोई कर सकते हैं अपने नाम के ऊपर, या किसी को सू भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मेन हेड क्वार्टर होगा ये लाहौर के अंदर होगा, या अगर अथॉरिटी चाहेगी तो किसी और इलाके के अंदर, पंजाब के अंदर भी बना सकती है। तो ये लीगल कॉपरेट है, यानी कि एक बॉडी कॉपरेट है, इसकी परपेचुअल सक्सेशन हो सकती है, एक सील है इनकी, और इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो लाहौर के अंदर होगा। और अगर अथॉरिटी चाहेगी तो ये कहाँ, पंजाब में कहीं पे भी वो अप्रोप्रिएट समझेंगे बना देंगे। चौथा है जी कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, कि कंपोजिशन कैसे होगी इस अथॉरिटी की। देखो, इसके अंदर तकरीबन 18 बंदे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे ऊपर टॉप के ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होंगे, वो हमारे चेयरपर्सन होंगे। फिर उससे नीचे चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब होंगे, वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से होंगे। फिर सेक्रेटरी होंगे कुछ, जैसे गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट से। फिर प्रोविंशनल पुलिस ऑफिसर यानी कि आईजी होंगे साहब। फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से होंगे। फिर जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज से होंगे सेक्रेटरी, सर्विस विंग से होंगे। फिर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होंगे, यानी कि लोकल गवर्नमेंट से होंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट से होंगे। सेक्रेटरी होंगे जी गवर्नमेंट टू पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से। सेक्रेटरी होंगे जी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ से। फिर इसके अलावा 3 वो मेंबर होंगे जो कौमी असम्बली से होंगे, 3 वो मेंबर होंगे जो प्रोविजनल असम्बली से होंगे, यानी कि पंजाब असम्बली से 3 मेंबर होंगे। उन 3 में से एक फ़ीमेल होगी। और इन 3 को कौन अपॉइंट करेगा, इन 3 को अपॉइंट करेगी जी सीएम करेगी, चीफ मिनिस्टर साहिबा, यानी कि मौजूदा अगर वो पूछ ले तो मरियम नवाज़ साहिबा इनको अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे एमसीक्यूज़ बनेगा आपका कि 3 जो मेंबर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करेगा बेसिकली चीफ मिनिस्टर, और बाद में वो अपॉइंट हो जाएंगे। उनमें से फिर ये सवाल बन सकता है, ये जो 3 मेंबर हैं इसमें क्या कोई फ़ीमेल होगी या नहीं होगी। जी हाँ, फ़ीमेल होगी। और वो फ़ीमेल कौन होगी, एक फ़ीमेल होगी। 3 है तो 3 में से एक फ़ीमेल होगी, 2 मेल होंगे। और इन तीनों को नॉमिनेट कौन करेगा, वो करेगा सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब इसके बाद 4 इंडिपेंडेंट मेंबर हैं। अब ये जो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर है ना, इसके अंदर भी एक फ़ीमेल है, यानी कि 3 मेल हैं, एक फ़ीमेल है। अब इनको अपॉइंट करेगा सेक्शन पैनल। इस सेक्शन पैनल को कौन बनाएगा, इस सेक्शन पैनल की अपॉइंटमेंट करेगी हमारी सीएम पंजाब। तो वो एमसीक्यूज़ बनाएगा कि 4 इंडिपेंडेंट बंदों को कौन लगाएगा, तो इसको सिलेक्शन पैनल लगाएगा। उस सिलेक्शन पैनल को कौन बनाएगा, सीएम बनाएगा। तो ये एमसीक्यूज़ आएगा। और आखिर पे हमारा है डायरेक्टर जनरल, ये मेंबर भी होगा और सेक्रेटरी भी होगा। तो आपको पता लग गया, टॉप ऑफ द जो हमारे पास है चेयरपर्सन वो चीफ मिनिस्टर है। फिर वाइस चेयरपर्सन कौन है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब है। और जो आखिरी डायरेक्टर जनरल है हमारे, वो मेंबर भी हैं इस अथॉरिटी के कंपोजिशन में और सेक्रेटरी भी हैं। अब जब चेयरपर्सन क्या कर सकता है, चेयरपर्सन अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। दूसरे सब पॉइंट में लिखा है वाइस चेयरमैन के पास, यानी कि वज़ीर आला अगर मसरूफ़ है तो वो अटेंड नहीं कर सकता किसी मीटिंग को, तो वो वाइस चेयरपर्सन को कहेगा। वाइस चेयरपर्सन कौन है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब के, आप मेरी बिहाफ पे जाओ और अटेंड कर लो। या तो अपनी पूरी पावर दे देगा या हाफ पावर दे देगा। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट है क्लास के की, जिसके अंदर 3 मेंबर थे और आई की 4 मेंबर के, जब इनकी नॉमिनेशन होगी, इनको अपॉइंटमेंट किया जा रहा होगा, तो ऑफिशियली गैजेट के अंदर उसका नोटिफिकेशन करना ज़रूरी होगा। तो एमसीक्यूज़ पूछ सकता है कि कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर के और आई जो उसके सब पॉइंट हैं, तो क्या उसका ऑफिशियल गैजेट के अंदर नॉमिनेशन होना ज़रूरी है या नहीं। तो ज़रूरी है जी, वहाँ पे नोटिफिकेशन का आना ज़रूरी है। चौथे पॉइंट के अंदर ये बात करता है कि इस अथॉरिटी के पास ये को ऑप्शन की बेसिकली पावर है। को ऑप्ट से मुराद ये है कि ये किसी भी
कोऑप से बेसिकली यहाँ मुराद ये है कि ये किसी भी रेलिवेंट फील्ड के बंदे को बुला सकते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर, उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह हम शेड्यूल लॉज को बेहतर तरीके के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि क्या इस अथॉरिटी के पास को ऑप्शन की पावर है। तो जी हाँ, इसके पास को ऑप्शन की पावर है कि ये किसी भी रेलिवेंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट को बुला सकता है। ठीक है, और वो शेड्यूल लॉज जो हमारे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में उनसे राय मांग सकता है। 5वें के अंदर ये बताता है कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं हमारे, वो अपॉइंट कौन करेगा। इंडिपेंडेंट मेंबर कौन से, वो जो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर हैं उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 3 साल के लिए। वो 3 साल के लिए आएंगे और गवर्नमेंट के प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, यानी कि जब तक गवर्नमेंट की मर्जी है वो रहेंगे, तो 3 साल से पहले भी गवर्नमेंट उनको भगा सकती है। वरना अगर वो खुद जाना चाहें 3 साल से पहले तो 1 महीने पहले का नोटिफिकेशन देंगे। तो वो ये एमसीक्यूज पूछ सकता है कि ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं 4, जिसमें एक फ़ीमेल है 3 मेल हैं, इनकी अपॉइंटमेंट ऑफिशियल गैजेट में हुई थी, अब ये इसको प्लेयर ऑफ गवर्नमेंट के लिए आ गए 3 साल के लिए। अगर खुद जाना चाहें तो कब जा सकते हैं, तो ये 1 महीने का नोटिस पीरियड देंगे कि हम छोड़ के जा सकते हैं, और फिर ये चले जाएंगे। अब देखेंगे सिलेक्शन पैनल। अब ये सिलेक्शन पैनल कौन सी, वो जो हमने पढ़ा था कि ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं इनको सिलेक्शन पैनल को क्या करता है, अपॉइंट करता है। कैसे करता है, अब ये सिलेक्शन पैनल कौन बनाएगा, पहले अब ये देख लो। सिलेक्शन पैनल में 3 बंदे होंगे, ठीक है, और ये हमारे इलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट नहीं होंगे और ना ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे। यानी कि ये वो 3 बंदे, ना ही कोई एमपी एमएनए पॉलिटिकल नहीं होगा, कोई जो सर्व कर रहा होगा, सीट होगी जिसके पास, और ना ही वो कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि पब्लिक कोई गवर्नमेंट मुलाजिम होगा। इन 3 बंदों को नॉमिनेट कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर करेगा, और इनकी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन करेंगे अब फर्दर जाके। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये जो सिलेक्शन पैनल बन रहा है ये 4 बंदों को आगे सिलेक्ट करेगा। अब इन 3 बंदों को सिलेक्ट किसने किया, चीफ मिनिस्टर ने किया। अब इन 3 बंदों के पास 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन होगा कि ये उन 4 बंदों को सिलेक्ट करें। ठीक है, इससे ज़्यादा ये टाइम नहीं ले सकते। लेकिन उनको सिलेक्ट करने से पहले ये पब्लिक से भी एप्लीकेशन लेंगे, नोटिफिकेशन देंगे गैजेट के अंदर, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका ये इंटरव्यू करेंगे और फिर बाद में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा बताया गया है जी 4थे पॉइंट के अंदर, जो डायरेक्टर जनरल है वो सारी सेक्रेटरियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस सिलेक्शन पैनल को, ताकि वो अपना ऑफिशियल बिजनेस जो है, अपना ऑफिशियल काम है उसको कैरी कर सकें। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर सिलेक्शन पैनल इंडिपेंडेंट मेंबर को चूज़ करेगा, वो 4 बंदे हैं, और इस पैनल के अंदर 3 बंदे हैं। इस 3 बंदों को जो सिलेक्ट किया है चीफ मिनिस्टर ने किया है। इनके पास 30 दिन का टाइम है। जब इनको कहा जाएगा कि आप चूज़ करो तो 30 दिन का टाइम शुरू हो जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर ये उन 4 बंदों को नॉमिनेट कर देंगे। जो हमारे पास डायरेक्टर जनरल है वो सेक्रेटरियल वर्क करेंगे और इनको सपोर्ट फराहम करेंगे। जितनी भी ज़रूरियात का काम होगा, इनको ज़रूरत होगी, वो वहाँ पर सपोर्ट फराहम करेंगे। अब जो 6ठा हमारे पास है सेक्शन, उसमें है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर। यानी कि ये जो सिलेक्शन पैनल उन इंडिपेंडेंट मेंबर को जो 4 हैं सिलेक्ट करने जा रही है, तो इसने कुछ चीज़ें देखनी है उनके अंदर के उनमें अगर ये चीज़ें हैं तो वो क्वालिफाइड होंगे, अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो वो डिसक्वालीफाई होंगे। ये देख लेते हैं। तो ये सब सेक्शन 1 के अंदर कहता है कि एन इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, यानी कि उनकी जो इंटीग्रिटी है यार वो ईमानदार होने चाहिए, एक्सट्रीम किस्म के, ठीक है, और वो प्रोफेशनल होने चाहिए अपने रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर। वो कौन सी रेलिवेंट फील्ड्स हैं जी, कुछ मेंशन है यहाँ पे, सोशल वर्क के अंदर, लॉ के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एजुकेशन के अंदर एंड कॉर्पोरेट के अंदर। तो वो क्या होना चाहिए जी, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्रूवन प्रोफेशनल होने चाहिए इन फील्ड्स के अंदर, तब वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब वो क्वालिफाई कब नहीं करेंगे, जब वो उनकी इंटीग्रिटी ठीक नहीं होगी, ठीक है, या उन्होंने 6 महीने के अंदर कोई पब्लिक ऑफिस रखा होगा, यानी कि आज वो रिटायर हुआ है तो अभी उसको 6 महीने नहीं गुजरे, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट मेंबर बनने के लिए, ठीक है। या आप कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, कोई एमपी एमएनए थे, आप बनना चाहते हैं लेकिन 6 महीने अभी आपको नहीं गुजरे आपकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुए से, तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो 6 महीने का टाइम पीरियड चाहिए ही चाहिए आपकी नौकरी को ख़त्म हुए को, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी बंदे के अंदर कोई मेंटल इलनेस है या सफरिंग है जी फिज़िकली, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। या कोई बैंकक्रप्ट है तो वो भी नहीं कर सकता। टैक्स डिफ़ाल्टर है वो भी नहीं कर सकता। या पाकिस्तान के अंदर किसी सर्विस के अंदर वो कोई ऑफिस होल्ड करता है वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। या वो किसी स्टैचुरी बॉडी का हिस्सा है जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर है या गवर्नमेंट किसी तरह से इन्वॉल्व है, तब भी नहीं कर सकता।
या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, चार्ज है, नहीं कर सकता, या किसी जगह से सर्विस से उसको रिमूव किया गया था करप्शन बेस के ऊपर, नहीं कर सकता वो अप्लाई, और या उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है तो वो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें सिलेक्शन पैनल देखेगा क्वालिफिकेशन में और डिस्क्वालिफिकेशन में। बच्चों कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें रट्टे की कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि 6 महीने तक का टाइम पीरियड ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर ये याद रखना है कि 30 दिन के अंदर सिलेक्शन पैनल ने करना है। सिलेक्शन पैनल को सेलेक्ट सीएम कर रहा था और 3 बंदे सीएम लगा रहा था। अब सिलेक्शन पैनल में टोटल 3 बंदे हैं और ये 3 बंदे 4 बंदों को सिलेक्ट कर रहे हैं। उन 4 बंदों के अंदर भी एक फीमेल है। तो ये ऐसे एमसीक्यूज आपने याद करने हैं, बाकी ये गप्पे ही लिखी हुई हैं। 7वें पे आ जाएंगी जी, मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। की अथॉरिटी अब बन चुकी है, कंपोजिशन हमने देख चुका है। सिलेक्शन पैनल ने 4 आज़ाद बंदों को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इनकी मीटिंग कैसी होगी, ये कहता है कि अथॉरिटी मीट करेगी किसी भी एट सच पॉइंट के ऊपर, प्लेस के ऊपर, जहाँ पर वो समझेंगे कि ऑब्ज़र्व करेंगे कि हाँ अब मीटिंग को बुला लेना चाहिए, ताकि जो इम्प्लिकेशन है इस एक्ट की अच्छे से हो जाए। तो वो बुलाएंगे एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर, यानी कि अगर इस एक्ट या रूल्स के अंदर बता दिया गया कि ऐसे मीटिंग बुलाओ तो वैसे बुलाएंगे। अगर नहीं बताया गया तो फिर अथॉरिटी जैसे मुनासिब समझेगी बुला लेगी मीटिंग को। ठीक है। अब दूसरा जो इसका है पॉइंट वो ये है कि द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी प्रिजाइड ओवर बाय चेयरपर्सन। तो इस जो मीटिंग का जो प्रिजाइड करेगा यानी कि चेयरपर्सन करेगा, सीएम करेगा इसको हेड। अगर सीएम एब्सेंट होंगी तो उसका वाइस जो चेयरमैन था सेक्रेटरी ऑफ पंजाब वो इस अथॉरिटी को हेड करेगा। लेकिन अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर जो चेयरपर्सन है यानी कि जो सीएम ऑफ पंजाब है वो किसी बंदे को अपॉइंट कर देगा कि तू आ और तू आके यहाँ पे क्या कर, बेसिकली इस अथॉरिटी को चेयरपर्सन कर, इसकी सदारत कर। फिर तीसरे सब पॉइंट में वो कहता है कि ये इसकी जो मीटिंग बुलाई जाएगी तभी बुलाई जाएगी जब कोरम पूरा होगा, और कोरम तब पूरा होगा जब हाफ ऑफ द टोटल मेंबर होंगे। लेट्स सपोज अगर पीछे 18 बंदे थे तो 9 बंदों का होना ज़रूरी है इसकी मीटिंग के अंदर। अब ये 9 बंदे मौजूद हैं, अब ये 9 बंदे कुछ क्या करेंगे, वोटिंग भी करेंगे। तो अब इस 9 में से हाफ वोट जहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे, जिधर ज़्यादा वोटिंग हो जाएगी वो चीज़ पास हो जाएगी। लेट्स सपोज ऐसे कर लो कि 4 वोट एक तरफ आ गए, 4 वोट एक तरफ आ गए, तो अब क्या होगा, तो जो अब सदारत कर रहा है, प्रिजाइड कर रहा है इस मीटिंग को, तो वो अब अपना वोट कास्ट करेगा। अब वो जिधर वोट देगा तो वो चीज़ पास हो जाएगी। तो चेयरपर्सन के कहने के ऊपर डायरेक्टर जनरल मीटिंग को कॉल करेगा। अब ये है कि मीटिंग कौन बुला रहा है, मीटिंग बुलाएगा सीएम, लेकिन सीएम इस मीटिंग बुलाने के लिए कहेगा किसको, डायरेक्टर जनरल को। कोरम के अंदर हाफ ऑफ द मेंबर का आना ज़रूरी है। जब वो हाफ ऑफ द मेंबर आएंगे तो उनके जो ज़्यादा वोट जिस तरफ होंगे वो क्या करेंगे जी, वो चीज़ कबूल कर ली जाएगी, पास कर ली जाएगी। अगर वोट बराबर हो गए तो जो प्रिजाइड कर रहा है चेयरपर्सन वो अपना वोट कास्ट करेगा, जिस पलड़े में भी वो देगा तो वो चीज़ क्या होगी, कबूल हो जाएगी। यही वो बात कर रहा है 5वें सबसेक्शन के अंदर के द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो वही चीज़ है, जो प्रेजेंट होंगे वो वोट करेंगे, जो ज़्यादा वोट कर देंगे वो चीज़ पास हो जाएगी जिस भी हक में होंगे। 6 पॉइंट में वो कहते हैं द डायरेक्टर जनरल शैल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स एंड डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी। कि डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरियल वर्क तो कर रहा था, पीछे सिलेक्शन पैनल की भी मदद कर रहा था, अब अथॉरिटी की मदद क्या करेगा, अब इनकी जो मीटिंग हुई है उसके जो मिनट्स हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं उसको वो रखेगा। ठीक है। और क्या डिसीजन अथॉरिटी ने लिया उसको वो रखेगा, ताकि वो पब्लिकली बता दे या बाद में नोटिफाई कर दे कि ये फैसले किए गए हैं। फिर वो कह रहा है कि नो एक्ट डिसीजन ऑर्डर और प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी और अ कमेटी। बेसिकली इसमें वो ये बात कर रहा है कि अगर कोई बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ या कोई बंदा गलत सेलेक्ट हो गया और वो मीटिंग के अंदर बैठ गया है और कोई फ़ैसला पास भी हो गया है, तो अब वो फ़ैसला वापस नहीं होगा, वो वैलिड ही रहेगा, इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है। 8वें पे आ जाओ जी। 8वां सेक्शन है डायरेक्टर जनरल। अब देख रहे हैं डायरेक्टर जनरल का काम क्या है। अब डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, एमसीक्यूज बनेगा। डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट करेगा अपना चीफ मिनिस्टर। ठीक है। और कौन से डायरेक्टर जनरल किस बंदे को बना सकता है, ये उस बंदे को बना सकता है जो 19वें स्केल का होगा, और 19वें स्केल का भी वो जो कि या तो पास से होगा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, या फिर पीएमएस से होगा, प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज से। 19वें स्केल के बंदे को सीएम क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा डायरेक्टर जनरल, और वो उन टर्म एंड कंडीशन के तहत करेगा जो प्रिस्क्राइब्ड होंगी। अगर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो सीएम अपनी मर्जी से प्रिस्क्राइब्ड करके यानी कि खुद ही बयान करके उसको अपॉइंट कर देगा। ठीक है। अब डायरेक्टर जनरल का पावर क्या है, वो सुपरवाइज करेगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ द
अथॉरिटी यानी कि जो पीर अथॉरिटी है वो उसको कहेगी कि तेरे पास ये पावर है तो सुपरवाइज़ कर, तो अब वो सुपरवाइज़ करेगा और इस एक्ट को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल है शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्टेरियल फंक्शन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द अथॉरिटी, वही सेक्टेरियल फंक्शन करेगा ये, और अथॉरिटी जो है उसको क्या करेगा, सपोर्ट फराहम करेगा। फिर डायरेक्टर जनरल शेल एक्सरसाइज सच पावर एज आर मैंशनड इन द एक्ट और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और डेलीगेटेड टू हिम बाय द अथॉरिटी, या तो इस एक्ट के तहत उसके पास कोई जो पावर है उसको वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, या अथॉरिटी ने कोई स्पेशल किस्म की उसको पावर दे दिया तो उसको एक्सरसाइज करेगा। तो इसमें एमसीक्यूज यही बन सकता है कि डायरेक्टर जनरल को कौन लगाएगा, डायरेक्टर जनरल को कौन लगाता है जी, सीएम लगाता है, और ये कौन से स्केल का होगा, 19वें स्केल का होगा, या तो ये पास से होगा या पीएमएस से होगा, इसके अलावा बंदा डायरेक्टर जनरल नहीं बन सकता। और ये सेक्टेरियल वर्क करेगा, ठीक है, मिनट्स को रखेगा, डिसीजन को जो अथॉरिटी ने दिया है, और या जो इसकी इस एक्ट के तहत पावर है उसको प्रिस्क्राइब करेगा, या अथॉरिटी इसको दे देगी कोई एडिशनल पावर तो उसको करेगा। अब नोवा सेक्शन है, नोवा सेक्शन है वो है कमेटीज़। अब कमेटीज़ में क्या है, जो ये अथॉरिटी है ये कोई कमेटीज़ बना सकते हैं, किसी भी इशू के ऊपर कोई कमेटी बना देगी, ठीक है। अब वो कमेटी क्या करेगी, इस एक्ट के तहत जो उनको पावर एक्सरसाइज है उसको एक्सरसाइज करेगी, जो उनको असाइन कर देगी अथॉरिटी। तो इस कमेटी के पास भी कोऑप्ट का ऑप्शन है कि वो किसी भी बंदे को, सेक्रेटरी को रेलिवेंट फील्ड के बुला लेगी, उससे पूछ लेगी कि यार अटेंड कर मीटिंग और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर ताकि हम अच्छा फैसला कर सकें। तो ये कमेटीज़ का रोल हुआ इसमें। अब इम्पोर्टेंट है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, पहले हमने कंपोजिशन देखी, स्ट्रक्चर देखा, पैनल देख लिया इसमें, फिर डायरेक्टर जनरल के रोल देख लिया, कमेटीज़ देख ली, अब देख रहे हैं हम कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी क्या है। कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल ऑफ रेगुलेशन फॉर्म देयर अंडर द अथॉरिटी में एक्सरसाइज सच पावर एंड टेक मेजर एज मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट। बेसिकली बात इसने इसमें यह की कि जो अथॉरिटी है इसके पास वो सारी पावर है कि जो भी जो पर्पज़ है इस एक्ट का उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराए। तो जो चीज़ इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब कर दी गई है, रूल एंड रेगुलेशन बता दिए गए हैं, तो अथॉरिटी उन पावर्स का इस्तेमाल करके, पर्पज़ है इस एक्ट का, क्या पर्पज़ था कि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्पेशल लॉ है उसको इन्फोर्स करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी, जो प्रीएम्बल में पढ़ा था उसको, बेसिकली ये पर्पज़ है इसका, और इसको इन्फोर्स कराएगी। इसके अलावा वो जर्नली उसने बता दिया कि क्या क्या पावर बेसिकली ये यूज़ कर सकती है। तो पहले पॉइंट में ये कहती है कि ये ओवरसी करेगी, ठीक है, स्पेयर हेड करेगी, मॉनिटर करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी पॉलिसी गाइडलाइंस को, ठीक है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने दी है, बेसिकली ओवरसी करेगी ये। फिर जो हेयरिंग ऑफिसर है इसको ये नॉमिनेट करेगी, अपॉइंट करेगी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी हेयरिंग ऑफिसर को भी करेगी, एथोराइज्ड ऑफिसर को भी करेगी, ठीक हो गया। जो हेयरिंग ऑफिसर होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और ये पीएमएस या पास से होगा, एसी वगैरह आपका होगा और 17वें स्केल का होगा। जो एथोराइज्ड ऑफिसर ये लगाएगी ये 18वें स्केल से कम नहीं लगाएगी, ठीक है। फिर ये कहती है कि सिचुएशनल असेसमेंट भी करेगी, ये सिस्टमेटिकली गैदर करेगी डेटा को, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाए। यानी कि जब नीचे इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे इन्फोर्समेंट स्टेशंस, वहाँ से डेटा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाएगा, तहसील लेवल से जाएगा, इनके पास जब डेटा जाएगा तो ये उसकी क्या करेंगे, उसको गैदर करेंगे, उसको देखेंगे और एक बेहतर डिसीजन मेकिंग करेंगे। फिर ये कोई कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी को, जो कि इस पर्पज़ को कैरी आउट करने के लिए, इस एक्ट के पर्पज़ को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी है। फिर ये क्या कहते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट करने के साथ ट्रेन कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ को, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से इस एक्ट के तहत क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। फिर ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं रोल्स को, जुरिडिक्शन को एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को एम्प्लॉइज़ की, कि जो एम्प्लॉइज़ ये भर्ती करेंगे बताएंगे उसकी जुरिडिक्शन क्या है। यानी कि एक तहसील ऑफिसर है, ऐसा ना हो वो ज़िले में किसी और तहसील में जाके काम करो, उसकी जुरिडिक्शन बता देंगे। इसके अलावा उसका रोल बता देंगे कि तेरा रोल क्या है वगैरह। फिर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं कि नहीं, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो उसकी अप्रेजल होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। फिर ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन इन एम्प्लॉइज़, इस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए कुछ मैयर। फिर ये हायर करेंगे, डिटरमाइन करेंगे इंगेजमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ सच एक्सपर्ट कंसल्टेंट एंड एडवाइजर्स एज मे रिक्वायर्ड इन अ सच मैनर, जो प्रिस्क्राइब्ड है। यानी कि ये किसी भी कंसल्टेंट को किसी बाहर से किसी और डिपार्टमेंट के बुला लेंगे, ठीक है, वो आ जाएँ, एडवाइजर्स को आ जाएँ, भाई हमें एडवाइस दे दो, हम कैसे अच्छे से इस एक्ट को क्या करें, पर्पसफुल बना लें, तो उसको भी ये बुला सकते हैं। अब गप्पे ही हैं इसमें, याद करने का तो कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे जी। फिर ये क्या करेंगे, इन्फोर्समेंट स्टेशन को क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। जितने भी इन्फोर्समेंट स्टेशन पंजाब में बनाए जाएंगे तो उसको ये क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उसके।
इसके अलावा ये गाइडलाइन देंगे डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स को, इन्फोर्समेंट स्टेशन को, ताकि जो पर्पज़ है इस एक्ट का क्या हो जाए, कैरी हो जाए। भाई इस एक्ट का पर्पज़ कैरी करना है हर हालत में, कुछ करो ना करो ज़िंदगी में। फिर ये कहते हैं सुपरवाइज़ करेंगे, मोनीटर करेंगे, रिव्यू करेंगे प्रोग्रेस कहाँ किसकी, वही डिस्ट्रिक्ट में जो आपने बना दिए हैं डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स, उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आप सुपरवाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह सर्वे जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है उसकी भी कर रहे हैं। फिर ये अपने किसी भी एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए इन्फोर्समेंट स्टेशन के अंदर। फिर ये टेक कर सकते हैं ऑल नेसेसरी मेजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जितनी भी वो चीज़ है प्रोवाइड की गई है, वो जो ज़रूरी है चीज़ें, वो ये सारे मेजर कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके साथ ये जो बजट की रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को, ये मेन चीज़ है कि यार इतना बजट खर्चा हो जाता है हमारे इदारे का, हमें ये चाहिए, हमें सैलरीज़ के अंदर चाहिए, फ़लाँ चीज़ के अंदर चाहिए, तो वो बजट गवर्नमेंट को बना के भेजेंगे। फिर ये क्या करेंगे, डिफ़ाइन कर देंगे लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू इम्पोज फ़ाइन, कि ये एम्प्लॉयज़ को बता देंगे कि भाई तेरे इख्तियार में 50,000 से ज़्यादा का नहीं, तू फ़ाइन नहीं लगा सकता, तो 50,000 से ज़्यादा वो फ़ाइन नहीं लगाएगा। तो इसी तरह वो सबको बता देगा कि तूने कितना फ़ाइन लगाना है कितना नहीं। फिर ये कहता है एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन एंड पावर एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्राम टाइम टू टाइम फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। यानी कि अगर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोई नई चीज़ें एक्ट के अंदर ले आए या रूल बना दे, तो ये उसको भी अथॉरिटी क्या करेगी, फंक्शन करेगी उसके ऊपर। फिर कहते हैं द अथॉरिटी में डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शन टू द डायरेक्टर जनरल और चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड और इट्स अथोराइज्ड ऑफिसर। तो जो ये अथॉरिटी है ये अपनी पावर दे सकती है डायरेक्टर जनरल को भी, चेयरपर्सन है जो उस बोर्ड का उसको भी, और अथोराइज कोई ऑफिसर लगा रखा है उसको भी। ये अथॉरिटी एज अ होल अपनी पावर उनको दे सकती है कि आप लोग हमारी बिहाफ के ऊपर क्या करें, वर्क करें। अब लास्ट है जी इस चैप्टर का 11वां, वो है एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी, कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे इस अथॉरिटी के वो क्या होंगे। तो ये कहते हैं द अथॉरिटी में ऑन इट्स ओन और थ्रू डायरेक्टर जनरल। अब ये अथॉरिटी अपने आप या डायरेक्टर जनरल के थ्रू या अथोराइज्ड ऑफिसर के थ्रू अपॉइंट कर सकते हैं सच एम्प्लॉइज़ को जो कि कंसीडर किए जाते हैं नेसेसरी, ताकि एफिशिएंट परफॉर्मेंस आ सके इट्स फंक्शन, यानी कि जो उसके जो फंक्शन हमने ऊपर पढ़े उसके लिए अगर वो कोई स्पेशल एम्प्लॉइज़ रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। डायरेक्टर जनरल कह दे या जो हमारे पास इसके अथोराइज्ड ऑफिसर है वो कर दे, या अथॉरिटी खुद उन एम्प्लॉइज़ को रख ले ताकि फंक्शन बेहतर तरीके से परफॉर्म हो जाए। फिर जब ये एम्प्लॉइज़ रख लेगी तो दूसरे पॉइंट में कहते हैं द अथॉरिटी में बाय रेगुलेशन प्रोवाइड फॉर एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज़। तो उनकी रेगुलेशन भी बनाएगी, उनको डिसिप्लिन भी करेगी, उनकी एफिशिएंसी भी चेक करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो ये अथॉरिटी है थर्ड पॉइंट में कहता है द अथॉरिटी में लैंड और बोरो एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट। तो ये किसी महकमे से वहाँ के एम्प्लॉय भी ले सकती है ताकि अच्छे से फंक्शन परफॉर्म हो, या अपने एम्प्लॉयज़ को किसी और डिपार्टमेंट भी भेज सकती है ताकि वहाँ जाके वो ट्रेनिंग करें और वापस आए तो अच्छे तरीके से फंक्शन हो। तो ये तो था इसका पहला चैप्टर, ये मैंने आपको पढ़ाया है बड़े अच्छे तरीके से, उम्मीद आपको समझ लग गई होगी। इसमें से जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैं अब आपसे सवाल करने लगा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में जवाब लिखना है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो अथॉरिटी बनी है इसका चेयरपर्सन कौन होगा, इसका वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, जो डायरेक्टर जनरल है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इंडिपेंडेंट मेंबर हैं वो कितने होंगे और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा। जो अपॉइंटमेंट होती है इंडिपेंडेंट मेंबर की वो सिलेक्शन पैनल करता है, उस सिलेक्शन पैनल की सिलेक्शन कौन करता है, यानी कि उनको अपॉइंट कौन करता है और उसमें कितने बंदे होते हैं। उस सिलेक्शन पैनल के पास कितने दिन का वक्त होता है कि उसने इंडिपेंडेंट मेंबर को लगाना है, और उस सिलेक्शन पैनल की मुद्दत मुलाजमत कितनी होती है, कितना अरसा है किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम या रिप्रेजेंटेटिव के लिए कि वो इतने अरसे के बाद ही एलिजिबल होगा, मिनिमम या मैक्सिमम कितना अरसा है। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि इसमें बन सकते थे, या ये वो पूछ सकता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ इन्फोर्स होगा, किन किन इलाकों में होगा, पंजाब में होगा या पंजाब के अलावा कहीं और होगा। और लास्ट सवाल कि जो मीटिंग होगी इस अथॉरिटी की वो कौन बुलाएगा, और कौन जब वो बुलाएगा तो वो किसको कहेगा कि तो फर्दर नोटिफाई कर या लोगों को बता या मीटिंग कॉल कर। तो ये सवाल हैं जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं इस चैप्टर से, मैंने आपसे पूछे हैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ में ये भी बताना है कि क्या मैं पार्ट 2 बनाऊँ, आप लोगों को समझ लगी है या नहीं लगी। बहुत शुक्रिया।